सौतेली काली बहन के सोने के बाल। ये कहानी है जूनागढ़ गांव के एक छोटे से टुकड़ी की, जहां गौरी और अलका नाम की दो सौतेली बहन रहती थी। गौरी बहुत ही सुंदर थी। गोरे चिट्टे रंग पर तीखे गड़े नयन नक्श उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वहीं अलका की सांवली सूरत और सर पर हल्के बाल देखकर लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। माँ, बाथरूम में बाल धोने के लिए एक आधा शैम्पू क्यों नहीं है? क्या हुआ गौरी, तुम हंस क्यों रही हो? क्या यार अलका, बेकार में सीआईडी की तरह शैम्पू की छानबीन कर रही है। क्या फायदा इन बच्चे कुचे चार बालों को चमकाकर? भगवान ने तुझे क्या एंटिक पीस बनाया है? काली पीली बदसूरती के साथ चार बाल से नवाजा है। गौरी, मेरी हंसी उड़ाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? बहुत मजा आता है। सच बताओ, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में खलती तो बहुत होगी ना मेरी काली बहन? अलका अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को कानों से सुन ही रही थी। उसकी डबडबाई आंखें उसके मन के कुड़न को उभार रहे थे, मगर वो सिर्फ मूक होकर सब कुछ सुन सकती थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो झट से अपनी किताबें उठाकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ काव्या कहती है, देखो देखो, आ गई काली चुड़ैल अपने बॉयकॉट बालों के साथ रैम वॉक करती हुई। इसे तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बाल देखकर मुझे तो शक है, कहीं कैंसर के कीड़े इसके सर के बाल खा रहे हैं। क्षण भर के भीतर ही ये खबर कॉलेज के हर एक कमरे में छा जाती है। कॉलेज के लड़के लड़कियां अलका पर पथराव करने लगते हैं। माँ, मत मारो मुझे, मुझे कोई रोग नहीं है। झूठ बोल रही है काली चुड़ैल। इसके ये झड़ते छोटे बाल किसी रोग से ग्रस्त होने की निशानी है। युवाओं में भड़का भभका देखकर अलका अपनी जान बचाकर घर लौट आती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन भी घर पहुंच जाती है। हाय हाय, अरे ओ कल्लो माई, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? मैं बताती हूँ। मैंने कॉलेज में सुना है कि इस काली चुड़ैल को कैंसर है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसके कैंसर का रोग हमें न लग जाए। नहीं माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर डूब मर किसी समंदर में। बस, वैसे भी इस बदसूरत चेहरे और बगैर बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? चल गौरी, इसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इस तरह जबरदस्ती दोनों माँ बेटी अलका को घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देती है और वो डहकते हुए टूटे मन के साथ जंगल में चली जाती है। काश कि मैं माँ की कोख से ही अधोलोक चली जाती। ये काला रंग और केश की कमी मेरे जीवन का कोड़ बन गया है। आज सिर्फ कॉलेज में पथराव हुआ है, कल को जात बिरादरी में बहिष्कार होगा। कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? अलका का दुख उसके आंखों से बह ही रहा था। कुछ ही देर बाद सूरज ढलने के साथ अंधेरा छा जाता है और अलका ऊँघते हुए सो जाती है, जहां वो खुद को झिलमिलाते सितारों के बीच देखती है, जहां उसे एक धुंधली छवि उभरती हुई उसकी माँ में बदल जाता है। माँ, आप कहाँ चली गई थी अपनी छुटकी को छोड़कर? आपको पता है, सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर हर दिन ताड़नाएं बरसाती है। ये दुनिया स्वार्थ से भरी है माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझे ले चलो। अलका, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने नहीं, बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे मन को घेर रखा है। इसी के साथ ममता के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलकर अलका में समा जाती है, जिसके साथ अलका के सर पर बहुतायत सोने के बाल उगाते हैं। साथ ही अलका गोरी चिट्टी और सुंदर हो जाती है। अलका, ये सुनहरे बाल अब से तुम्हारा स्वाभिमान श्रृंगार है, और जब कभी तुम इन सुनहरे बालों से मदद मांगोगी, ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद बड़ी झुंझलाहट के साथ अलका की आंखें खुलते ही उसका ख्वाब टूट जाता है। सूरज की सोनची किरण उसके चेहरे पर छिटकी हुई थी। उसके बाल सचमुच में सोने के हो गए थे। अलका फटी आंखों से अपने सुनहरे बालों को देखकर खुशी से झूम उठती है। ये क्या? मेरे बाल तो सचमुच में जादुई सोने के बाल बन गए हैं। अब मुझे घर जाना चाहिए। इसके बाद अलका घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसके सोने के बालों को देखते हैं, तो उनके मन में बड़े लालच की ललक पैदा हो जाती है। माँ देखो, मेरे बाल सोने के हो गए हैं। माँ मेरे सपनों में आई थी और उन्होंने ही अपने जादू से अपनी बलहीन बेटी को सोने के जादुई बाल दिए हैं। क्या कहा, जादुई बाल? जरा हमें भी तो अपनी जादुई केश का कोई करामात दिखा तो जाने। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल।
अलका के इतना कहते ही उसके जादुई सोने के बालों पर एक सुनहरी किरण बड़े उत्कर्ष के साथ उतर आती है और देखते ही देखते अलका के सोने के बालों में से सोने के चमचमाते सिक्कों की बौछार होने लग जाती है। अरे वाह अलका, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझ रही थी, मगर तू तो शिरोमणि बन गई। अपनी माँ की कहासुनी को माफ कर देना बिटिया। वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपट तो होती ही रहती है। जादुई सोने के बालों के कारण अलका को वो सारी खुशी मिलने लगती है जिनके उसने अपनी पलकों पर ख्वाब बुने थे। अलका अब मनोरमा की चहेती बन चुकी थी। एक दिन जब अलका अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी एक कोढ़ का रोगी उसके पास आकर उसके पांव पकड़ लेता है। जरा ठहरो बेटी, मुझ बीमार पर जरा तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। अरे अलका दूर हो तो, ये कोढ़ी है। अगर एक बार कोढ़ का रोग धर पकड़ ले तो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। डरो मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। अलका के इतना कहते ही उसके बाल चकमक की तरह चमक उठते हैं और खूब सारे सोने के सिक्के खनकते हुए उस कोढ़ी के दामन में गिरने लगते हैं। ये देखकर कोढ़ी हंसते हुए कहता है, अरे मैं कोढ़ी इस धन का क्या करूंगा बेटी, हर पल मेरा शरीर तो कोढ़ के कीट का कौर हो रहा है। इंसान मुट्ठी बांधकर इस जगत में आता है, मगर बटोरने की होड़ में ये भूल जाता है कि एक दिन हाथ पसार कर उसे जग से जाना है। ये कमाया धन धरा का धरा रह जाता है बेटा। क्या तुम मुझे जीवन दे सकती हो? ऐ मेरे जादुई सोने के केश, इस कोढ़ की मदद करो, मेरी ढाल बनो। एकाएक अलका के सोने के बालों से दूध की धाराएं उमड़ पड़ती है, जिसके धुआं से उस कोढ़ी का रोग टल जाता है और उसका शरीर जन्मते बालक की तरह कोमल हो जाता है, जिसे देखकर वो आभार प्रकट करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, तुम्हारे सुनहरे बालों ने मुझे कोढ़ के कीच से उबारा है। भगवान तुम्हें बहुतायत का जीवन दे। इसके बाद अलका अपने घर लौट आती है और समय बीतता है। अलका अक्सर लोगों की मदद करती रहती है, कोई भी उसके घर से छूछे हाथ नहीं जाता। ये सब देखकर गौरी कुड़ते हुए कहती है, जब से इसे सोने के बाल के आए हैं, इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। ये कल की काली नजर बट्टू आज रूप का रुआब झाड़ रही है। आज रात में इसके सोने के बालों को काट दूंगी। बदले की भावना को मन में बसाए बैठी गौरी उस रात कैंची लेकर दबे पांव अलका के कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसके सोने के बालों को काटने के लिए छूती है तो कैंची उसके बालों को काट देती है, जिसे देखकर वो चीखती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया? मैं गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये कैसे चिल्लाहट है? अरे गौरी, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो अपनी बहन के सोने के बाल काटने आई थी, मगर ये कैंची खुद ब खुद मेरे बालों पर घूम गई। किसने कहा था तुझे अपनी बहन के बालों से ढहा करने की? देख, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। काश गौरी, तुम समझ पाती कि जलन धधकती भट्टी की तरह है। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपनी बहन माना, मगर तुमने मुझे अपना बैरी समझा और अपने अंदर अंगार भरती रही, इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर गौरी का सर जमीन में गड़ जाता है और उसे लंबे वक्त तक गंजेपन के साथ खुद को बांटना पड़ता है, जो उसके ईर्ष्या का फल था। वहीं दूसरी ओर अलका अपने सोने के बालों से कई लोगों के भलाई का कार्य बढ़ चढ़कर करती है, जो उसके भले आचरण को इंगित करता है। सास लाई 2 करोड़पति बहुएं। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो,
ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है। दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार। और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरी कंपनी की मैनेजर है। भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं।
राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे, तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है, जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप तो कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।